हाँ चाहिए, फटाफट आ चाहिए। यस वी आर बैक, वी आर बैक। चलो आप अपना लेक्चर जो है अपने आगे बढ़ा रहे हैं। यू गाइस आर रॉकस्टार, या नॉट मी, यू गाइस आर रॉकस्टार। लेट अस स्टार्ट। फ्री कंसेंट भी होना चाहिए, बिल्कुल भाई। अगर फ्री कंसेंट नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्री पार्टी। फिर एग्री पार्टी जिसका फ्री कंसेंट नहीं था वो डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में रहना है कि नहीं। इसको अपने बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फ्री कंसेंट बिल्कुल होना चाहिए। कब नहीं रहता है फ्री कंसेंट? जब आपके साथ कोर्शन हो या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, या तो कोर्शन है या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस है। कोर्शन का सेक्शन कौन सा है? 15। अनड्यू इन्फ्लुएंस का 16। उसके बाद अपने फ्रॉड सीखे थे 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सीखे थे 18, एंड मिस्टेक सेक्शन नंबर 19, मिस्टेक सेक्शन नंबर 20 रहता। ओके, तो भाई फ्री कंसेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कब नहीं रहेगा? जब कोर्शन है। कोर्शन क्या होता है? डराना धमकाना, यही तो कोर्शन है बेटा। सेक्शन नंबर बता दो, 15। तो बेटा ऐसा है कि कोर्शन जो है ना, सेक्शन नंबर बताओ कौन सा? 15। कोर्शन का मतलब क्या होता है सेक्शन 15 में? बताओ तो। कोर्शन का मतलब क्या होता है सेक्शन 15 के अंदर? कोर्शन का मतलब क्या होता है? कमिटिंग मतलब कर देना, या थ्रेटनिंग टू कमिट कि मार डालेंगे। कमिटिंग, सीधा एक पांव में गोली चला दिया, कमिटिंग। और या फिर धमकी दिया ऐसे बंदूक दिखा करके, थ्रेटनिंग टू कमिट। कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग, कुछ तुम्हारा प्रॉपर्टी वगैरह हत्या लिया, अनलॉफुल डिटेनिंग। और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, अनलॉफुल। चार चीज है कोर्शन। कमिटिंग या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, या फिर डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, against that person, so that we can make that person enter the contract, so that we can make him enter the agreement. This is called coercion. अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे अगर मैं बोलूं मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा दोस्त को मार डालूंगा, मैं खुद सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड करने का धमकी देना भी कोर्शन होता है, याद रखना। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता। सुसाइड करने का धमकी देना भी कोर्शन होता है बेटा, याद रहेगा सर। तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है, तुम्हें उड़ा दूंगा, तुम्हारे दोस्त को उड़ा दूंगा, मैं खुद उड़ जाऊंगा, मतलब मैं खुद उड़ जाऊंगा, ये सब क्या है? कोर्शन है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? मॉरल ग्राउंड्स को मिसयूज करना, मॉरल ग्राउंड्स को मिसयूज करना। जैसे टीचर धमका रहा है स्टूडेंट को, मेरे से ट्यूशन नहीं पढ़ा तो खराब नंबर दे देंगे, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, प्रीस्ट अपना फॉलोअर को, पंडित अपना जजमान को धमका रहा है, काली काली घटाई छा रही है, सर्वनाश हो जाएगा अगर पूजा नहीं कराओगे, ये अंडे इन्फ्लुएंस। तो डोमिनेंट पोजीशन वाला जो इंसान है वो मिसयूज कर रहा है अपने डोमिनेंट पोजीशन को, ताकि वीकर पार्टी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ले, ये अंडे इन्फ्लुएंस। क्लियर है सर? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। कोर्शन क्या था? सेक्शन 15। अंडी इन्फ्लुएंस क्या था? सेक्शन नंबर 16। ठीक है, फिर आता है फ्रॉड, सेक्शन नंबर 17। फिर आता है मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन नंबर 18। चलो सबसे पहले फ्रॉड का बात करते हैं, सेक्शन नंबर 17 में। बेटा मैं आपको बता दूं, जब मुझे पता है कि जब मैं बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, तो फिर क्यों बोल रहे हैं आप? जब आपको पता ही है आप झूठ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? ताकि सामने वाला मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ले। या मुझे पता ही नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है, कहने को कुछ भी कह दिया रेकलेसली, ये भी फ्रॉड है। तो फ्रॉड कब होता है? when one person makes a false representation, when one person makes a false representation either knowingly or recklessly with an intent to deceive the other person, and that other person enters a contract on the basis of that false representation and suffers some kind of loss. This is called fraud. When one person makes a representation, false representation, either knowingly or recklessly with an intent to deceive, the other party enters a contract on the basis of such false representation and suffers some kind of loss. This is called fraud. मेयर साइलेंस, नॉर्मली मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं माना जाता, बट व्हेन इट वाज ड्यूटी टू स्पीक, व्हेन इट वाज योर ड्यूटी टू स्पीक एंड यू केप्ट साइलेंट, देन इट्स अ फ्रॉड। या फिर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ यूबरे फिडी, यूबरे फिडी मतलब ऑनेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द फैक्ट। यूबरे फिडी मतलब ऑनेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द फैक्ट। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है यूबरे फिडी, उसमें आपने कुछ छुपाया, ठीक है, आपने स्मोकर नॉन स्मोकर वाला बात छुपा लिया, आप स्मोक करते हैं फिर भी आपने छुपा लिया वाला बात।
तो फिर ये सब क्या हो जाएगा, यूब्री में फिडी में आपने अगर कोई बात छुपाया तो भाई ये आपने फ्रॉड किया है। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बेटा, बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, when a person makes a representation with an honest belief in the truth but the truth changes later। मैंने जो बोला वो उस समय सच था, वो सच बाद में जाकर के बदल गया, मेरा इंटेंशन टू डिसीव नहीं था, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। चाहे फ्रॉड हो चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों ही केस में वॉइडेबल है। फर्क इतना है कि फ्रॉड में मेरे को जेल होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन में मेरे को जेल नहीं होगा। मिस्टेक सेक्शन 20, मैं आपको बता दूं मिस्टेक दो प्रकार के होते हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट विच ऑल्सो इंक्लूड्स मिस्टेक ऑफ फॉरेन। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एक तरफ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक तरफ। अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर गया और उसको इंडियन लॉ नहीं पता था, इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजिटा, लैटिन में कहावत है, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजिटा, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजिटा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर गए और फिर आप बोल रहे हैं मुझे अगर लॉ पता होता ना मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही नहीं करता, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट से निकलने दो, मेरे को तो लॉ नहीं पता था इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया। नहीं निकलने देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। चाहे यूनिलैटरल यानी एक पार्टी का मिस्टेक ऑफ लॉ का, या दोनों पार्टी बायलैटरल मिस्टेक ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड वेदर इट्स अ यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ लॉ और बायलैटरल मिस्टेक ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। इवन इफ इट इज यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ लॉ और बायलैटरल मिस्टेक ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का असर नहीं पड़ेगा। मिस्टेक ऑफ लॉ यूनिलैटरल हो बायलैटरल हो, दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। मक्खन है। ये हो गया मिस्टेक ऑफ लॉ का बात है। अब बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऐसा है बेटा, अगर यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, देखो यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ अगर वो यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण हुआ तब तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी। बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, दोनों ही पार्टी को फैक्ट नहीं पता था, बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मतलब खाली एक प्रकार का मिस्टेक ऐसा है जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों ही पार्टी को फैक्ट नहीं पता था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। जैसे बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट related to bilateral mistake of fact relating to existence of subject matter, quality of subject matter, quantity of subject matter, existence of subject matter, quality of subject matter, quantity of subject matter, contract will become void if there is a bilateral mistake of fact relating to existence of subject matter। जैसे हम लोग याद करो घोड़ा वाला एग्जांपल, मैं तुम्हें घोड़ा बेच रहा हूं ये सोच करके कि घोड़ा जिंदा है, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं दोनों को लग रहा है घोड़ा जिंदा है जबकि घोड़ा मर चुका है। अपने दोनों का मिस्टेक हो गया फैक्ट का कि घोड़ा जिंदा है जबकि घोड़ा मर चुका है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ये सब केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए। मक्खन सर एकदम। ऑब्जेक्ट तो लॉफुल होना ही चाहिए, है ना। अनलॉफुल कब होता है बताओ, अनलॉफुल कब होता है, व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो काम लॉ मना कर रखा है, या फिर इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, या फिर इट इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। फ्रॉडुलेंट है, इन्वॉल्व्स इंजुरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, व्हेन इट इज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी देन इट इज इलीगल। तो कब कब ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, इलीगल कब माना जाएगा, when it is forbidden by law, defeats the provision of law, causes injury to person or property, fraudulent, immoral or opposed to public policy। क्या क्या एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आता है, हम लोग डिटेल में ऑलरेडी बात कर रखे हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। व्हाट आर द एग्रीमेंट्स व्हिच आर रिगार्डेड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या क्या एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है बेटा, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी, है ना। इफ यू आर ट्रेडिंग विद एनिमी, एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, वॉइड माना जाएगा। एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, कि जाओ उसका मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा उसका मर्डर कर दो, ये सब भाई इलीगल माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एज वेल एज इलीगल। एग्रीमेंट व्हिच इंटरफेयर्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, समझ में आ गया सर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जज को घूस देने के लिए अगर तुम एग्रीमेंट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बिकॉज इट इज इंटरफेयरिंग विद लॉफुल जस्टिस। इंसाफ के खिलाफ है, तुम जज के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो घूस देने का, ठीक है, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, मतलब जज को ब्राइब दे रहे हो। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन समझ में आता है, यस सर, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन समझ में आता है। मैंने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, और मैं बोला चल ना मेरे ऊपर केस मत कर, मैं तेरे को 5 लाख रुपया दे देगा। मान लो मैंने तेरा एक्सीडेंट कर दिया और मैं बोल रहा है पुलिस कंप्लेन मत करना, एफआईआर मत करना, मैं तेरे को 5 लाख दे देगा। नहीं भाई, यू कैन नॉट ट्रेड अ फेलोनी, यू कैन नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलोनी। फेलोनी मतलब क्राइम, अ ग्रेव क्राइम।
तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में आया, मैं पैसा दे रहा हूं ये बोल करके, हाँ मैंने क्राइम कर दिया तुम्हारे साथ, ये लो पैसा मेरे ऊपर, केस मत करना ना, गलत है। मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी, क्या होता है मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी? मैं बता दूं, इंग्लैंड में ये वॉइड है, भाड़ में क्या इंग्लैंड, इंडिया में वैलिड है। व्हाट मैटर्स इंडिया, इंडिया में ये वैलिड है क्योंकि यहाँ बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, इसलिए गरीबों को सपोर्ट करने के लिए चैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस वैलिड माना गया। क्या होता है बेटा चैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस, क्या होता है बेटा? बेटा चैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस क्या होता है बता दो फटाफट, मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी में। बेटा चैम्पार्टी एंड मेंटेनेंस बता दो बेटा, मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी फटाफट बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। मेंटेनेंस में क्या होता है, मैं तुम्हें लीगल सपोर्ट दूंगा, ठीक है, या तो मैं तुम्हारा लॉयर का फीस दे दूंगा, या मैं खुद ही तुम्हारे लिए केस लड़ दूंगा। तुम केस फाइल करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं मसीहा हूं, सोशल वर्कर हूं। ये होता है मेंटेनेंस। आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन फाइलिंग द लीगल सूट विदाउट एनी कंसिडरेशन, ये वैलिड है। बोले ना गरीब लोग को सहारा देने के लिए। चैम्पार्टी में क्या होता है, मैं तुमको मदद कर रहा हूं ना केस जीतने में, अगर केस जीत गए तो मेरे को विनिंग प्रोसीड में हिस्सा चाहिए। मान लो प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, अगर तुमको मैंने प्रॉपर्टी का केस जिता दिया, मेरे को एक फ्लोर मिलना चाहिए, ये हो गया चैम्पार्टी। दोनों वैलिड है। एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिख दिया कि मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी कर दूं ना, तोड़ भी दूं ना, तुम मेरे को सीओ नहीं कर सकता, तो ये क्लॉज जो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशन, ये क्लॉज जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मैं ब्रीच भी कर दूं तो तुम मेरे को स्यू नहीं कर सकता, ये नल एंड वॉइड है, तुम मेरे को स्यू कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। खाली ये वाला पॉइंट इनवैलिड हो जाएगा जिसमें मैंने लिख रखा था तुम मेरे को स्यू नहीं कर सकता, मैं ब्रीच भी कर दिया तो तुम मेरे को बिल्कुल स्यू कर सकते। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल, मेरे को मान लो भारत रत्न मिला, मैं भारत रत्न तुमको बेच सकता हूं क्या? या मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैं ये कुर्सी तुमको बेच सकता हूं क्या? नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट टाइटल्स बेचा नहीं जा सकता। क्लियर है सर? प्रोफेशनल ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी, मान लो ऑडिटर का इंडिपेंडेंट ऑडिट करने का जिम्मेदारी है। अब मैं तुमसे अगर पैसा ले रहा हूं और पैसा ले रहा हूं कि मैं इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं करूंगा, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, ये नल एंड वॉइड रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, मैं कभी बाहर घूमने नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये सब एग्रीमेंट फालतू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जियो और जीने दो। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैं वादा करता हूं मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, दुनिया कैसे आगे बढ़ेगा। मैरिज ब्रोकरेज, ची ची ची, शादी कराते हो पैसों के लिए, शादी के दलाल हो तुम, शादी का दलाली जो है वो इनवैलिड है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। और बाद बाकी चीज का दलाली करो, शेयर का दलाली करो, प्रॉपर्टी का दलाली करो, ठीक है, शादी का दलाली नहीं कर सकते हो, इनवैलिड। रेगुलर बैच में बताए थे कि मेट्रोमोनियल साइट्स कैसे चलता है, ये रेगुलर बैच में बताया हुआ। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मार्शल ड्यूटी, सोल्जर के रास्ते में अगर मान लो मैं सोल्जर हूं, ठीक है, मैं सोल्जर हूं, अभी छुट्टी पर आया हूं इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मेरा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है पढ़ाने का, बट मैं सोल्जर हूं। अगर बॉर्डर से कॉल आ गया कि वापस आओ, तो तुम मेरे को अपना मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाओगे? नहीं भाई, ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो भी सोल्जर के रास्ते पर आ रहा है वो नल एंड वॉइड है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्रेडिटर को या गवर्नमेंट को, क्रेडिटर या टैक्सेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी लोग को धोखा देने के लिए कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। याद आ गया ना सर? सब कुछ याद आ गया सर, ऑसम सर, ऑसम। यस, एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स भी क्या रहता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर बात करें तो दो प्रकार का होता है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड दो प्रकार का होता है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट एंड पार्शियल रेस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट क्या हो जाएगा बेटा? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड दो प्रकार का होता है, एब्सोल्यूट एंड पार्शियल। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट क्या हो जाएगा? वॉइड, तुम कभी भी कोई भी कहीं भी धंधा नहीं कर सकते, कभी भी आजीवन तुम धंधा नहीं करोगे, ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है, वॉइड है। पार्शियल रेस्ट्रेंट, मेरे इलाके में धंधा नहीं करोगे, ये पार्शियल रेस्ट्रेंट, मेरे एरिया में धंधा नहीं करोगे, ये पार्शियल रेस्ट्रेंट है, वैलिड है। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट इज वॉइड, पार्शियल रेस्ट्रेंट इज वैलिड। यहां तक जबरदस्त क्लियर है सर, जबरदस्त, ऑसम, अनबिलीवेबल, सो फॉर सो गुड। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आज ये बेटा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना डिस्चार्ज हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 6 केसेस। एक बार 6 का 6 केस फटाफट रिवाइज करो। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, बट ट्रस्ट मी 20 मिनट मेरे को और दीजिए, मैं 20 मिनट में आपका रिवीजन कंप्लीट करवा दूंगा। बट पहले एक बार ये 6 केस आप खुद से पढ़िए 2 मिनट के अंदर। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 6 केस पढ़िए 2 मिनट के अंदर, पूरा फाड़ दिए एकदम, जबरदस्त रिवीजन चल रहा है। प्लीज गो थ्रू दिस 6 केसेस।
हाँ जी, पढ़ने बोले थे। अच्छा, आज 8 बजे भी जो है ना, तुम लोग आ जाना एक बार, हमारे एमईपीएल के सारे फैकल्टीज जो है 8 बजे नए बैच का ऐलान करेंगे, तो अपने जूनियर्स को भी रेफर कर देना और थोड़ा चिट चैट भी कर लेना, गाइडेंस भी ले लेना हमसे। आज 8 बजे लाइव है, आ जाओ। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जन्म का अफेयर है क्या? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी तो डिस्चार्ज होगा, टर्मिनेट होगा, बिल्कुल होगा। है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। कब कब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है? ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है 6 केस में, बाई परफॉर्मेंस। जब दोनों पार्टी परफॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है पार्टी लोग करे, हो सकता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टेंडर्ड बाई आइदर पार्टीज, या फिर पार्टी लोग का एजेंट या उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। परफॉर्मेंस कैन बी गिवन बाई पार्टीज और देयर एजेंट और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जॉइंट प्रोमिसर। परफॉर्मेंस पार्टीज भी कर सकता है, एजेंट भी कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, और जॉइंट प्रोमिसर भी कर सकता है। जॉइंट प्रोमिसर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो से फॉर एग्जांपल ए बी सी तीनों मिलकर के जॉइंटली मेरे को वादा किया, ठीक है, मेरे से सामान खरीदा, गुड्स खरीदा 6,000 रुपए का, मेरे से गुड्स खरीदा 6,000 रुपए का। दे आर द जॉइंट प्रोमिसर्स एंड दे आर लायबल टू पे मी 6,000। अब मोहित अग्रवाल जरूरी नहीं है 2-2 हजार रुपया मांगेगा, मैं किसी से भी 6,000 रुपया मांग सकता हूं। मान लो मैंने पार्टी ए को सीयू करके 6,000 रुपया रिकवर कर लिया, जबकि उस बेचारा के पार्टी में तो 2,000 आना था, बट मैंने उसे 6,000 रुपया रिकवर कर लिया। उसने ज्यादा कितना दिया? सर ए ने ज्यादा दिया है, 2,000 तो देने ही था, उसने 6,000 दिया, ज्यादा दिया 4,000। तो जो ज्वाइंट प्रोमिसर ए है ना, वो अब जो 4,000 दिया है ना, वो बी से लेगा 2,000 और सी से लेगा 2,000। 4,000 जो ए ने ज्यादा दे दिया वो बी से लेगा 2,000, सी से लेगा 2,000। और अगर सी मर गया तो, सी अगर मर गया तो छोड़ना नहीं है, सी अगर मर गया तो क्या हुआ? सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव से लेगा 2,000। सी मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव से लेगा 2,000। लेकिन सी अगर इंसॉल्वेंट हो गया, फुक्कड़ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, रास्ते पर आ गया, तो उसका किडनी थोड़ी ना बेचेगा। इंसॉल्वेंट हो गया तो छोड़ दे, इंसॉल्वेंट हो गया तो सी को छोड़ दे। तब फिर जो 6,000 रुपया था वो दो ही पार्टी में 3-3 हजार रुपया देना चाहिए था। ए ने 6,000 दे दिया तो बी से वो 3,000 लेगा। सी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको हटा दो, 6,000 डिवाइडेड बाय 2% करो, 3,000, तो फिर ए विल रिकवर फ्रॉम बी 3,000। सर बी भी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो खाली ए 6,000 देगा। सर वो भी इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर मैं, मेरा नुकसान मोहित अग्रवाल सर, मैं किसी से नहीं वसूल सकता। गॉट इट सर। मक्खन। ये हो गया परफॉर्मेंस का बात। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना म्यूचुअल कंसेंट से भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट आल्सो। म्यूचुअल कंसेंट अगर आपको याद हो, बोथ द पार्टी शुड एग्री, बोथ द पार्टी शुड एग्री, तो म्यूचुअल कंसेंट होता है। क्या क्या होता है? नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेसिशन, रेमिशन एंड वेवर। नोवेशन में क्या होता है? नोवेशन में जब हम लोग ना जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, उसको कैंसिल कर देते हैं नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके। मान लो मैंने बिल्डिंग ए खरीदा था प्रमोटर से, प्रमोटर मतलब समझ में आता है ना, जो बिल्डर है। मैंने बिल्डर से बिल्डिंग ए खरीदा था, ठीक है, मैंने बिल्डर से बिल्डिंग ए खरीदा था। अब मैं बिल्डर के पास गया, सुनो ना मेरे को ना बिल्डिंग ए पसंद नहीं आ रहा है, कैन वी एंटर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग बी? अगर सामने वाला भी हाँ बोल दिया, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, तो बिल्डिंग ए का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अब हम लोग नया कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग बी का बना लिए, तो ये नोवेशन है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स कॉल्ड नोवेशन। तो बिल्डिंग ए वाला कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया ना, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया बिल्डिंग बी वाला, बट बिल्डिंग ए वाला कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया ना, नोवेशन खत्म। अब बारी ऑल्ट्रेशन का। ऑल्ट्रेशन का अगर हम लोग बात करें बेटा, ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है कि कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर देना। जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर देते हैं, ऑल्टरेशन हो जाता है। मान लो 10 तारीख का ड्यू डेट था, उसको 20 तारीख कर दिए, तो 10 तारीख वाला ड्यू डेट वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। रेसिशन में क्या होता है? दोनों ही पार्टी डिसाइड करते हैं कि दोनों के परफॉर्म करने का मन नहीं, आई ऑल्सो डोंट वांट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, अदर पार्टी ऑल्सो डज नॉट वांट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज रेसिंडेड, डिस्चार्ज। रेमिशन और वेवर में क्या होता है बेटा? तो ना मैंने मोबाइल बेचा था 5,000 रुपया में, सामने वाला मेरे को 2,000 दिया, मैंने माफ किया। 3,000 रुपया मैंने माफ किया, 5,000 का सौदा था, 2,000 उसने दिया, मैंने दिया, माफ किया, रेमिशन, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। वेवर में क्या होता है? मैंने पूरा ही रुपया वेव ऑफ कर दिया। रेमिशन में थोड़ा मैंने माफ किया, और वेवर में तो पूरा ही माफ कर दिया। ठीक है, तो ये होता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। फिर एक होता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ क्या बोलता है? अगर सामने वाला पार्टी इनसॉल्वेंट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर अगर सामने वाला पार्टी अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन कर दिया, अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाइटनर से मिटा दिया, ड्यू डेट बदल दिया अपने आप, मैं इस चोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मैं डिस्चार्ज कर दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को तेरे साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना। तो अगर अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन हो जा रहा है इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया सामने वाला, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। मर्जर क्या होता है बेटा? मर्जर में ये होता है बेटा, हम लोग जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किए थे ना, छोटा कॉन्ट्रैक्ट था, उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर समा दिया। बहुत बहुत
थोड़ा सा डिफरेंस है नोवेशन और मर्जर के अंदर। मर्जर में क्या हो रहा है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर समा जा रहा है। जैसे मैंने बिल्डर से पहले बिल्डिंग ए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब मैं बिल्डर के पास जाकर के बोल रहा हूँ यार मेरे को ना तेरा बिल्डिंग बी भी चाहिए, तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसके अंदर ए और बी बिल्डिंग दोनों मैं खरीदूंगा। तो ए वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसमें पुराना कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग ए वाला भी समा गया, बिल्डिंग ए और बी मैं दोनों खरीदूंगा। ये होता है मर्जर। और नोवेशन में क्या था, बिल्डिंग ए का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मैं खाली बिल्डिंग बी खरीद रहा हूँ, वो था नोवेशन। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है बेटा, at the time of entering the contract it was valid because it was possible to perform the contract, but in future some event has taken place which makes it impossible for the contract to be performed। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए थे उस समय वैलिड था, परफॉर्म करना पॉसिबल था, फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि वो इवेंट अब कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल कर देता, अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, पहले वैलिड था, वो इवेंट के कारण वॉइड हो गया, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा क्या हो गया सर, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया बेटा। मान लो हम लोग घोड़ा का कॉन्ट्रैक्ट टेंडर किए थे, एक हफ्ता बाद घोड़ा का डिलीवरी करना था लेकिन वो मर गया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट टेंडर किए थे उस समय घोड़ा जिंदा था, एक हफ्ता बाद डिलीवरी था, घोड़ा मर गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बिकॉज सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर बट दैट स्टेट ऑफ अफेयर सीज टू एग्जिस्ट। जैसे मैंने बताया था आपको, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया था, मैं नेपाल गया, होटल बुक किया, होटल का कमरा बुक किया, ये बोल करके मेरे को उतना दिन के लिए होटल का रूम दो जितना दिन नेपाल में वो राजा का तिलक चलेगा, राज तिलक में देखने की किंग प्रोसेशन। अब अगर राज तिलक खत्म तो मेरा होटल वाला के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। या फिर पर्सनल क्वालिफिकेशन, सोनू निगम को मैंने हायर किया था गाना गाने के लिए, उसका गला खराब हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट सोनू निगम के साथ खत्म हो जाएगा। तो बताओ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का, फटाफट मेरे को बता दो, 3 केस बता दो। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जिस स्टेट ऑफ अफेयर्स को बेसिस बना करके एंटर किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर, दो स्टेट ऑफ अफेयर सीज टू एग्जिस्ट। या फिर पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी। कुछ कुछ केस सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, दिक्कत हो रहा है परफॉर्म करने में, फिर भी दिक्कत से और परफॉर्म करो, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट अ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल लॉस, लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, लॉस सहो और परफॉर्म करो। स्ट्राइक, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंसेस लाइक राइट, तुम्हारे फैक्ट्री में अगर लेबर स्ट्राइक कर दे, ये तुम्हारा समस्या है, हमारा नहीं, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेटा दो प्रकार का होता है, सामने वाला पार्टी बोलती है हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्लियर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। सबसे पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, ड्यू डेट के पहले ही सामने वाला पार्टी बोलता है हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, ये होता है एंटीसिपेटरी। हम अगर चाहें तो अभी भी स्यू कर सकते हैं, वेट करके ड्यू डेट का, बाद में भी स्यू कर सकते हैं, अभी भी स्यू कर सकते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच में और बाद में भी स्यू कर सकते हैं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या हुआ, ड्यू डेट के पहले ही ब्रीच हो गया। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, ब्रीच ऑन और आफ्टर द ड्यू डेट। एक्चुअल ब्रीच इज ब्रीच ऑन और आफ्टर द ड्यू, ठीक है? अब सामने वाला ब्रीच किया तो हम लोग छोड़ेंगे क्या, नहीं सर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड कर देंगे, रेसिशन, या फिर हम लोग डैमेजेस मांगेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू कर सकते हैं, इंजंक्शन के लिए स्यू कर सकते हैं, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन, क्वांटम मेरिट एज मच एज अर्न्ड। अच्छा, डैमेजेस जो है ना दो प्रकार का होता है, फटाफट बॉयज एंड गर्ल्स कम ऑन पंप अप योरसेल्फ, बस घड़ी देख करके 10 मिनट और, 10 मिनट्स मोर। डैमेजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लिक्विडेटेड डैमेज, अनलिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, पहले से अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगा वो 5 लाख रुपए का डैमेज देगा, वो होता है लिक्विडेटेड। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस आर दोस डैमेजेस व्हिच आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर दोस डैमेजेस व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। लिक्विडेटेड डैमेज जब डैमेज मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में, अनलिक्विडेटेड डैमेज जब डैमेज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड नहीं है, तो वो अनलिक्विडेटेड डैमेज है। अच्छा, अनलिक्विड डैमेज जो है वो 4 प्रकार का होता है, ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी, नॉमिनल। ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी और पुनिटिव डैमेज एंड नॉमिनल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय द पार्टी, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस सफर किया ना पार्टी ने, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी। स्पेशल डैमेज क्या होता है, हम सामने वाला पार्टी से जो ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, हम उससे, जो सामने वाला पार्टी ब्रीच किया, हम उससे स्पेशल डैमेज ले सकेंगे अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। मेरे को स्पेशल लॉस हुआ
और वो स्पेशल लॉस के बारे में पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। मैंने पहले बोल दिया था, तुम अगर माल मेरे को 15 तारीख तक सप्लाई नहीं किया, मैं चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा, मेरा चाइना का शिप जो है उसका भाड़ा बर्बाद जाएगा, चाइना मेरे ऊपर पेनल्टी लगाएगा, वो अलग। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हुआ था, और वही हुआ, 15 तारीख तक आपने सप्लाई नहीं किया, मेरा जो शिप का भाड़ा था वो बर्बाद किया, चाइनीज ने मेरे को पेनल्टी लगाया। ये सब स्पेशल लॉस हम तुमसे लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पहले से ही बता रखा था। एग्जेम्पलरी और पुनिटिव डैमेज कब लेते हैं? लॉस ऑफ गुडविल जब हो जाता है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, मेरा इज्जत चला गया। दो केस में ऐसा होता है, दो केस में ऐसा होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, यस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, मेरे से शादी करने का वादा करके शादी तोड़ दिया, समाज में मेरा इज्जत जाएगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, डैमेजेस लूंगा। और दूसरा होता है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, बैंक में पैसा होने के बावजूद भी अगर बैंक गलती से मेरा चेक डिसऑनर कर देता है, इज्जत तो मेरा गया, हम बैंक को छोड़ेंगे क्यों करेंगे? जितना छोटा अमाउंट का चेक डिसऑनर होगा ना, उतना ज्यादा इज्जत जाएगा। 1,000 रुपए का चेक बाउंस हो जाएगा तो ज्यादा इज्जत जाएगा, तो ज्यादा डैमेजेस लेंगे। लोअर द चेक अमाउंट बाउंस, हायर द इज्जत गॉन, हायर विल बी द डैमेज। एंड नॉमिनल डैमेज क्या होता है? एक्चुअल में मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, बट तुमने ब्रीच किया तो किया कैसे रे? तो शगुन का डैमेज 50 रुपया 100 रुपया कोर्ट मेरे को दिलवाएगा, नॉमिनल डैमेज। मक्खन सर, फिर होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। यू जस्ट कैन नॉट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, हाउ डेयर यू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट विल कंपल्सरली मेक यू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। So when the court orders the breaching party, when the court orders the breaching party to compulsorily perform the contract, that's called specific performance. मान लो तुम मेरे को बोला जमीन बेचेगा, जमीन बेचने का सौदा हो गया, जमीन का भाव बढ़ गया, अब तुम जमीन बेचने से मना कर रहा है, कोर्ट तुमको जबरदस्ती जमीन जो है वो हैंड ओवर करवाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लेकिन कुछ कुछ केस में ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं रहता, माइनर के खिलाफ अवेलेबल नहीं रहता, या फिर when the contract involves personal qualification। अब जैसे सोनू निगम का गला खराब हो गया तो क्या उसको डंडा मार के तुम गाना गवा सकोगे क्या? नहीं। और नहीं भी गला खराब हुआ तो भी तुम क्या उसको जबरदस्ती गाना गवा सकोगे क्या? नहीं। तो कुछ कुछ केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं होता, जैसे माइनर के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, पर्सनल क्वालिफिकेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, जहां डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी है, डैमेजेस सफिशिएंट है, वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कोर्ट जो है ना, कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। एग्जांपल बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, जज खड़ा रह करके ईटा बालू लगवाएगा क्या? सो द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। क्या क्या बताओ? जहां डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी है, ठीक है, या फिर जो कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, एग्जांपल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट या पर्सनल सर्विस वाला कॉन्ट्रैक्ट या माइनर, इन लोग के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता। इंजंक्शन क्या होता है? इट्स अ नेगेटिव ऑर्डर, negative order which will restrain a person from entering a new contract. It's a negative order which will restrain a person, stop a person from entering a new contract until he completes the previous contract. Negative order है, तुमको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देगा जब तक तुम अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर देता। तू मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। मक्खन सर, last topic boys and girls, contingent and quasi contract. Come on, pump up yourself, pump up yourself, pump up yourself. अच्छा, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा कर रखना है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तुमको अगर पास होना है, रैंक लाना है लास्ट तक, और इनफैक्ट सीए सीएमए बनने के बाद भी तुमको ये चैनल में जो है क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। जूनियर्स को पक्का से रेफर करना क्लासेस, क्योंकि देखो हम इतना आप लोग के लिए करते हैं, तो आई ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम लव फ्रॉम फ्लोइंग फ्रॉम योर साइड। तो जूनियर्स को पक्का से रेफर करना क्लासेस। और तुम्हारे लिए खास बात ये है, मैंने अपना एक नया चैनल बनाया, करंट अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मेरे चाहने वाले ऑलरेडी उसको सब्सक्राइब करके बैठे होंगे, और जिनको नहीं पता मैं उनको अभी लिंक दे देता हूं। करंट अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड का चैनल है, ठीक है, करंट अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड का चैनल, इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। करंट अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड का चैनल है, इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। ये रहा लिंक, अभी के अभी करंट अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड चैनल सब्सक्राइब भी कर लो और घंटी भी बजा दो, ताकि आपको सारे करंट अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में पता चल सके। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने बहुत बार दे दिया है, चेक कर लीजिए, लिंक मिल चुका होगा। फटाफट गाइस, अभी के अभी, जस्ट गिविंग यू 1 मिनट, डू इट राइट नाउ। और फिर अब अपने अभी लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे, कंटिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और कल तो भाई क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, मेंटी क्विज खेलेंगे कल, मेंटी क्विज। इट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। तो कल वाला क्लास मिस मत करना। कल वाला क्लास छोटा रहेगा, 45 मिनट्स का ही रहेगा, जिसमें अपने मेंटी क्विज खेलेंगे।
करंट अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड का चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितना जल्दी तुम लोग सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी तुम लोग के लिए वीडियो जो है वहां पर हाजिर होते जाएगा। घंटी भी बजा दो। और ऑब्वियस बात है ये वाला चैनल तो सब्सक्राइब करके रखे होगे तभी यहां पर आओ। बेल आइकन भी दबा कर रखना। Shall we start the last topic then? Yes, sir. We should start the last topic. Let us hit it. 10 minutes sharp. Let's hit it. Let's hit it, boys and girls. Let's hit it, boys and girls. Contingent and quasi contract. यश पूछा सर कल का टाइम क्या है? बेटा डेली 2 PM है। डेली 2 PM। अरे यार कितना तो प्रचार किया था, MEPL उत्सव चल रहा है। डेली 2 PM आपका रिवीजन चल रहा है। डेली 2 PM भाई। 10 मिनट और, चलो स्टार्ट करते हैं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताओ? सेक्शन नंबर 31। पहले मैं ये बता दूं ये वैलिड है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ contract to do or not to do something which depends on happening or non happening of an uncertain event. Contract to do or not to do something which depends on happening or non happening of an uncertain event. Best example इसका है, मैंने तुम्हें बोला देख भाई, if the ship reaches the port safely I am going to sell you the goods. तो मैं तुम्हें माल बेचूंगा, माल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मेरा मैंने तुमसे किया है, बट एक शर्त है, जो शिप माल लेकर के आ रहा है वो पोर्ट सेफली रीच करना चाहिए। इफ द शिप रीचेस अ पोर्ट सेफली आई विल सेल द गुड्स। इफ द शिप संक्स इट डज नॉट रीच अ पोर्ट सेफली, मैं तुम्हें माल नहीं बेच सकूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट निर्भर कर रहा है शिप के आने पर, ठीक है, सही सलामत। तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और ये वैलिड है। अगर वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? कुछ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू नहीं है। वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ बेटिंग एग्रीमेंट। दो आदमी लोग आपस में शर्त लगा रहे, शिप आएगा कि नहीं आएगा। अरे तेरे को क्या करना है, शिप आएगा या नहीं आएगा, तेरे को कुछ करना नहीं है, तुम खाली बेटिंग लगा रहे, शिप आएगा कि नहीं आएगा, शिप आएगा कि नहीं आएगा, शिप आएगा कि नहीं आएगा। दैट्स अ वेजरिंग एग्रीमेंट। वॉइड है। वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात में इलीगल है, बाद बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में वॉइड। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हर जगह वैलिड। क्लियर है सर? तो ये था कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका एनफोर्समेंट रूल्स भी पढ़ लेना बेटा कृपया करके। हाँ आ जाइए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। प्लीज कम टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑल्दो इट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्दो इट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लाइक ऑफर एक्सेप्टेंस, लीगल कंसल्टेशन, लीगल कैपेसिटी। हो सकता है ये सारे कंडीशंस मौजूद ना हो, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। It is based on maxim. Nobody can enrich himself at the expense of other. Nobody can enrich himself at the expense of other. Nobody can enrich himself at the expense of other. आप अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते मेरे को नुकसान पहुंचा करके। आप अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते मेरे को नुकसान पहुंचा करके। अगर आपने फायदा उठाया है मेरा, आपको भी फायदा देना पड़ेगा मेरे को। No more debate locuplateri ex liana justua. 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 Nobody can enrich himself at the expense of others. No man can grow rich out of another person's loss. ये है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तभी तो माइनर को जो अपने नेसेसरी सप्लाई करते थे, माइनर लूनेटिक लोग को जो नेसेसरी सप्लाई करते थे, उन लोग को जिंदा रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान दिए। और बेटा जो रोटी कपड़ा मकान दिया उसी का पैसा मार लिया जाएगा? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ऑल्दो उन लोग लीगली केपेबल नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ये देखो सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 बेटा 5 केस होता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का। इसके अलावा और कोई कॉसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, केवल ये 5 केस है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का। एक तो नेसेसरी सप्लाई टू द persons incapable of contracting. So when we are supplying necessaries to minor lunatic who are incapable of contracting, the contract is absolutely valid. Okay. Right to recover money paid for another person. Right to recover money paid for another person. Say for example, लैंडलॉर्ड, मेरा जो बाड़ी वाला है लैंडलॉर्ड है, उसने प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स जमा नहीं किया। मैंने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, नहीं तो मैं भाई कहां जाऊंगा अपने बच्चों को लेकर के, मतलब तुम लोग को लेकर के, तो मैंने म्युनिसिपैलिटी का टैक्स जमा कर दिया। भले ही लैंडलॉर्ड का ये टैक्स था, लेकिन मैंने जमा कर दिया, नहीं तो मेरे को प्रॉपर्टी खाली करना पड़ता है ना। तो मैं ये लैंडलॉर्ड से रिकवर कर सकता हूं, याद रखना। अच्छा, सड़क पे दो आदमी का झगड़ा हो रहा था, तुमने जाकर के बस पैसे दे दिए, वो तुम रिकवर नहीं कर सकते। मनी पेड फॉर अदर टू प्रोटेक्ट ओन इंटरेस्ट,
मनी पेड फॉर अनदर पर्सन टू प्रोटेक्ट ओन सेल्फ इंटरेस्ट, देन यू कैन रिकवर इट। लैंडलॉर्ड का तुमने प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया ताकि तुमको प्रॉपर्टी खाली ना करना पड़े, वो तुम लैंडलॉर्ड से वसूल सकते। सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु इज एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब, ग्रेटिट्यूअस मतलब फ्री, नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब नॉट फ्री। गलती से डोमिनोज वाला तुम्हारे घर पर पिज्जा जो है ना छोड़ करके चला गया, गलती से तुम्हारे पड़ोसी का वो पिज्जा था तुम्हारे घर पर वो छोड़कर चला गया और तुम हजम कर गए। तुम्हें पता था कि डोमिनोज पिज्जा फ्री में नहीं बांटता, लेकिन फिर भी तुम, फ्री वाला माल नहीं था फिर भी तुम चबा गए पिज्जा को, तुम्हें उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। समझ में आ गया सर? जबरदस्त एग्जांपल था ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स। तुमको पप्पी का बहुत शौक है, अरे पेट डॉग, अरे बेशरम, लेट मी टॉक इन इंग्लिश अदरवाइज यू मिस इंटरप्रेट। यू आर फॉन्ड ऑफ पपीज, पेट डॉग्स। रास्ते में किसी का खोया हुआ डॉगी तुम घर ले आए, यू आर अ फाइंडर ऑफ द गुड्स। अब क्या है, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम उसका देखभाल एक आम आदमी की तरह करोगे, ठीक है? ओनर को ढूंढने का कोशिश करोगे, और ये ओनर का जिम्मेदारी रहेगा कि वो जो भी तुमने डॉगी के ऊपर खर्चा किया है या गुड्स को पालने के लिए खर्चा किया है, वो ओनर तुमको वो चुकाएगा। भले ही तुम्हारे में और ओनर में कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स के पास ये पावर है कि वो गुड्स का खर्चा मांग सकता है ओनर से। और अगर याद रखना, 2/3 से ज्यादा तुमने खर्चा कर दिया, गुड्स का वैल्यू 30,000 था, गुड्स का वैल्यू 30,000 था, उसका 2/3 बता दो 20,000, उससे ज्यादा तुमने खर्चा कर दिया तो तुम माल बेच सकते हो। लाइबिलिटी फॉर मनी पेड बाय मिस्टेक। कभी ऐसा गलती से हुआ है कि तुमने शॉपकीपर को 500 रुपया की जगह 2,000 रुपया पकड़ा दिया, या बैलेंस लेना भूल गए, तो क्या वो शॉपकीपर का हो जाएगा? नहीं, तुम जा करके उसे फ्यूचर में रिकवर कर सकते हो। एक्स्ट्रा मनी पेड बाय मिस्टेक, यू कैन रिकवर इट लेटर ऑन। गजब सर, सारा मजा आ गया सर। सर ये क्वांटम मिनट क्या होता है सर? ये क्वांटम मिनट, क्वांटम मिनट मतलब होता है एज मच एज अर्नड, एज मच एज अर्नड। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोग पढ़े थे ना, पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। इफ आई हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ एन एक्ट व्हिच वाज नॉट फ्री, नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, आई मस्ट पे फॉर इट। रीजनेबल रेमुनरेशन मेरे को चुकाना पड़ेगा। अगर रेमुनरेशन फिक्स नहीं था तो रीजनेबल रेमुनरेशन चुकाना पड़ेगा। ये वाला एग्जांपल पढ़ो एक बार आप। क्वांटम रेट मतलब क्या होता है? एज मच एज अर्न। ये वाला एग्जांपल पढ़ो बेटा। एक्स प्रोवाइडेड गार्डनिंग सर्विस टू वाई। एक्स ने माली का काम किया, माली समझ में आता है? गार्डनिंग सर्विस, माली टू वाई विदाउट एन एक्सप्रेस प्रॉमिस। एक्स प्रोवाइडेड गार्डनिंग सर्विस, माली वाला सर्विस टू वाई विदाउट एन एक्सप्रेस प्रॉमिस फॉर द डेफिनेट रेमुनरेशन। कोई रेमुनरेशन फिक्स नहीं था, तो क्या एक्स को पैसा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इन सच केस वाई विल हैव टू पे रीजनेबल रेमुनरेशन, जो भी मार्केट रेट है गार्डनिंग का, एक्स को, एज मच एज अर्न, क्वांटम मेरिट। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। बेटा इसी तरीके से लॉ का रिमेनिंग चैप्टर्स भी रिवाइज होने वाला है डेली 2 PM लाइव ऑन दिस चैनल। सारे चैप्टर्स मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं डेली 2 PM लाइव ऑन दिस चैनल। तो भाई मिस मत करना गाइस, मिस मत करना। और हां, जैसे ही मैं ये वीडियो क्लोज करूं, कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा था, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, ऑल इंडिया फैमिली के साथ शेयर कर लेना यार। और जिनको लेक्चर्स चाहिए, मैं बता दूं, आपको विजिट करना पड़ेगा www.meplclasses.com। हम लोग खाली बोलते नहीं है, देते भी है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अगर अकेले मैं 2021 का बात करूं तो 2021 में अकेला मोर देन अप्रोक्सीमेटली 100 रैंकर्स फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स हम लोग के यहां पर थे। हाँ, हम लोग के अंदर ये नेचर नहीं है कि जो है ना इसको बड़ा करके जो है दिखाया जाए, ठीक है? बट हम लोग फेलिसिटेट करते हैं अपने रैंक होल्डर्स का, पूरे इज्जत के साथ फेलिसिटेशन करते हैं रैंक होल्डर्स का। बट इसको चमकाएं और चीप तरीके से पब्लिसाइज करें, वो हमारे अंदर नेचर नहीं है, ठीक है? वो हमारे अंदर नेचर नहीं है कि चीप तरीके से पब्लिसाइज करें। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया में सबसे ज्यादा ऑल इंडिया रैंक एमईपीएल से ही आया है 2021 में। लेकिन अब लगता है कि भाई गलत चीज को जो है ना मिटाने के लिए सच्चाई सामने लाना जरूरी है, तो लेकर के आएंगे। बट फेलिसिटेशन बिल्कुल होगा, बट चीप तरीके से फेलिसिटेशन ये हम लोग नहीं करते। बट सबसे ज्यादा रैंकर्स एमईपीएल से 2021 में ऑल ओवर इंडिया एमईपीएल से ही है।
दोस्तों चैनल पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पक्का से दबा दीजिए, राइट। और अगर क्लासेस चाहिए तो आपको पता कहां जाना है, www.meblclasses.com जाओ, वहां पर कोर्सेस क्लिक करो, कोर्सेस के अंदर जो भी हमारे कोर्सेस हैं और जो आप कर रहे हैं उसको क्लिक करके क्लास को अवेल कर लीजिए। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एट ए वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, राइट। चलो, आपका पढ़ाई का जिम्मेदारी पूरा हमारा है लास्ट तक, जब तक आप जो है प्रोफेशनल नहीं बन जाते, राइट। चलो, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। कल क्या है, कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेंटी क्विज है, तो खेलने आना पक्का से 2 बजे। परसों क्या है 2 बजे, लॉ का और एक चैप्टर है, लॉ का और एक चैप्टर का रिवीजन है, तो डेली 2 PM हम लोग मिल रहे हैं, डेली 2 PM मिल रहे हैं, राइट। चलो भाई, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। और कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बता रहे हो कि लेक्चर कैसा था, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। जब भी तुम ये वाला वीडियो देख रहे हो, कमेंट पक्का से कर देना, ठीक है। और शेयर पक्का से करना अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग ग्रुप्स में, और लाइक बटन पक्का से दबा देना, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखे हो। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय 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 बाय।